मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ तो बच्चों ना जो है 4th चैप्टर चल रहा है विश्व का इतिहास जो अपन शुरू कर दिया है और उसका लेक्चर 2 जो है आज हम देखने वाले हैं। तो बेटा लेक्चर 2 में आज कल जैसे अपन बात कर रहे थे औद्योगिक क्रांति के बारे में कि औद्योगिक क्रांति से क्या मतलब था। तो मैंने आपको बताया था उद्योगों में जो हाथ से चालित होने वाली या हाथ से होने वाला जो काम था अब मशीनों से होने लग गया था, तो उसे ही हम किस नाम से जानेंगे, औद्योगिक क्रांति के नाम से जो है उसको जानेंगे। ठीक है, तो अब आप बात करेंगे औद्योगिक क्रांति से होने वाले जो परिवर्तन थे उनकी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति से जो क्या क्या परिवर्तन आए उनकी आज जो है अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखो औद्योगिक क्रांति से होने वाले परिवर्तन। ठीक है, औद्योगिक क्रांति से होने वाले जो परिवर्तन हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखो, उत्पादन के लिए जो कार्य पहले हाथ से किए जाते थे वे अब शक्ति चालित यंत्रों से किए जाने लगे। पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि जो काम पहले हाथ से होते थे, ठीक है, जो काम हाथ से होते थे जो कार्य पहले हाथ से होते थे वे अब मशीनों से होने लगे। ठीक है, जो कार्य पहले हाथ से होते थे वो अब मशीनों से होने लगे। अब देखो, इस्पात की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए इस्पात बनाने के कारखाने खोले जाने लगे। इस्पात की जो बढ़ती मांग थी, बढ़ती मांग पूर्ति के लिए इस्पात कारखाने बनने लगे। ठीक है, इस्पात कारखाने जो है वो बनने लगे। इसके बाद में देखो, कृषि कार्यों से शक्ति चालित मशीनों का प्रयोग होने के कारण छोटे छोटे खेतों के स्थान पर बड़े बड़े फार्मों में खेती की जाने लगी। अब बात यह है कि जब आपको पता है बेटा कि यदि हमारे पास में ट्रैक्टर नहीं अवेलेबल होगा खेत जोतने के लिए और हाथों से यदि हमें खेत जोतना है, और जैसे मान लो 100 बीघा हमारे पास में जमीन है, ठीक है, तो हम जो है 100 बीघा को हाथों से जोत भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम उसमें से क्या करेंगे भाई, 10 बीघा जितनी भी जो जमीन है उसे अपन अपने उपयोग के लिए, ठीक है, उसको अपन क्या कर लेंगे, बोलेंगे। लेकिन यदि हमारे पास ट्रैक्टर अवेलेबल होगा तो हम 100 की 100 बीघा को क्या कर सकते हैं, जोत सकते हैं। इस वजह से देखो पहले क्या हुआ, कृषि कार्यों में शक्ति चालित मशीनों का प्रयोग होने के कारण जो खेत छोटे छोटे खेत थे उनके स्थान पर बड़े बड़े फार्मों में क्या होने लगी थी, खेती होने लगी थी। ठीक है, कहाँ पे खेती होने लगी थी, अब खेत के जो आकार था वो क्या हो गया था, बढ़ गया था। ठीक है, अब देखो पूंजी, पहले ये देखो खेती में कृषि कार्यों में मशीनीकरण होने से क्या होने लगे, छोटे छोटे खेतों के स्थान पर
स्थान पर बड़े बड़े फार्मों में खेती होने लगी। बड़े बड़े फार्मों में खेती होने लगी। ठीक है, छोटे छोटे मतलब खेतों के स्थान पर अब क्या होने लगी, बड़े बड़े फार्मों में खेती होने लगी। इसके बाद में देखो, पूंजी का उपयोग बढ़ने के कारण बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ। पूंजी का जब उपयोग बढ़ा तो बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ। बैंकिंग विकास हुआ। उसके बाद देखो, वाष्प चालित इंजन व यंत्र चालित जहाजों के कारण यातायात में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। वाष्प से चलने वाले जो ईंधन थे, इसके अलावा यंत्र द्वारा चलने वाले जो जहाज थे, ठीक है, उनकी वजह से यातायात में क्या हुआ, आमूलचूल परिवर्तन हो गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हेतु संगठित व्यापार तंत्र विकसित किया गया। यातायात में आमूलचूल परिवर्तन। आमूलचूल परिवर्तन हो गया था। इसके बाद देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हेतु संगठित व्यापार तंत्र विकसित किया गया। वृद्धि हेतु संगठित व्यापार तंत्र विकसित किया गया। इसके बाद देखो, कम मानव श्रम व अधिकतम उत्पादन के सिद्धांत को अपनाया गया। श्रम व अधिकतम उत्पादन के सिद्धांत को अपनाया गया। अपनाया गया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, कम मानव श्रम व अधिकतम उत्पादन के सिद्धांत को क्या किया गया, अपनाया गया। तो ये परिवर्तन आपको ध्यान में रखने हैं बेटा कि किस तरह से जो है क्या क्या परिवर्तन हुए थे। ठीक है, इसके बाद में देखो, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ क्यों हुई। औद्योगिक क्रांति जो थी वो इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। तो क्या ऐसे रीजन थे कि औद्योगिक जो क्रांति थी वो इंग्लैंड से ही प्रारंभ हुई। तो देखो, इंग्लैंड पहला देश था जहां से सबसे पहले आधुनिक औद्योगिकरण का अनुभव किया गया था। आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू हुई, तो कहाँ से शुरू हुई थी, इंग्लैंड से शुरू हुई थी। इसके बाद में देखो, इंग्लैंड में यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा अनेक ऐसी परिस्थितियां थी जिन्होंने औद्योगिक क्रांति को इंग्लैंड में सबसे पहले प्रारंभ किया। इंग्लैंड में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से जो है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की जो है क्या हुई, शुरुआत हुई। उसमें देखो, पहला रीजन देखो आप, इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। इंग्लैंड का जो विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य था, ठीक है, देखो कहाँ कहाँ पे इंग्लैंड ने अपना उपनिवेश जो स्थापित कर रखा था वो देखते हैं।
इंग्लैंड 18वीं सदी के औपनिवेशिक साम्राज्य से कच्चा माल व नवीन बाजार उपलब्ध हुए, जबकि यूरोप के अन्य देशों के पास उपनिवेश नहीं थे। यूरोप में इंग्लैंड के पास जो है औपनिवेशिक देश थे, जैसे कि इंग्लैंड का जो उपनिवेश था वो भारत पर भी उन्होंने स्थापित कर रखा था। ठीक है, तो भारत भी क्या था, उनका एक औपनिवेशिक देश था। यहाँ से वो कच्चा माल भी ले जाते और उस माल को तैयार करके यहाँ पे वापस बेचते, तो उनको एक बाजार भी मिल गया था। ठीक है, अपने बनाए हुए उत्पाद को बेचने के लिए बाजार भी मिल गया उसको, और कच्चा माल भी उसको जो है मिल गया था। ठीक है, तो ऐसी, और जबकि यूरोप के जो अन्य देश थे उनके पास उपनिवेश नहीं थे। यूरोप के जो अन्य देश थे उनके पास में उपनिवेश नहीं थे, जबकि इंग्लैंड के पास बहुत सारे ऐसे उपनिवेश थे जहां से उसको कच्चा माल भी मिल जाता था, और उसे जो है अपना उत्पादन किया हुआ जो सामान था उसको जो है उसके लिए पर्याप्त बाजार भी उसको मिल जाता था। ठीक है, तो पहला रीजन आपको समझ में आ गया। दूसरा इसका जो कारण है, लोहे और कोयले की खानें पास पास होना, कि लोहे और जो कोयले की खानें थी वो क्या थी बेटा, पास पास थी। इंग्लैंड में लोहे और कोयले की खानें पास पास होने के कारण पक्का लोहा निर्माण में अधिक सुविधा हुई। पक्का लोहा निर्माण में अधिक ज़्यादा क्या मिली, सहायता हुई। लोहे और जो मतलब कोयले थे उनकी खानें क्या थी, पास पास में थी। इस वजह से लोहे को पकाकर पक्का लोहा बनाने में उसको क्या मिली, कोयले से क्या मिल रहा था, ईंधन मिल रहा था। ठीक है, तो ईंधन की भी जो मतलब जो खाने थी वो क्या थी, पास में थी, और कच्चे लोहे की जो खाने थी वो भी क्या थी, पास में थी। तो कच्चे लोहे और ईंधन की जो खाने पास पास में थी, तो कच्चे लोहे को पकाकर जो पक्का लोहा तैयार किया जाता था। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या मिली, सुविधा हुई। मशीनों के निर्माण के लिए पक्का लोहा आवश्यक था, और आपको पता है पक्का लोहा जो है किस चीज़ के लिए आवश्यक था, मशीनों के निर्माण के लिए जो है कौन से लोहे की आवश्यकता है, पक्के लोहे की आवश्यकता है। उपभोग के अनुरूप क्या हुआ, वहाँ पे उत्पादन भी हुआ। जितना उन्होंने मतलब जो है उपभोग लोगों ने करना चाहा, उतना ही उन्होंने उत्पादन जो है वो उपलब्ध करवाया। फ्रांस का निर्यात व्यापार उच्च कोटि की विलासी वस्तुओं का था। फ्रांस का जो निर्यात व्यापार था वो किस तरह का था, कि उच्च कोटि की जो विलासी वस्तुएं थी उनका था। उच्च कोटि की विलासी वस्तुएं मतलब महंगी भी आएंगी, और वो वस्तुएं क्या थी, विलासिता की वस्तुएं थी। विलासी वस्तुओं का उपभोग हमेशा सीमित रहता है, जबकि इंग्लैंड का निर्यात व्यापार उन वस्तुओं का था जिनकी जरूरत बड़ी मात्रा में रहती थी। देखो, विलासी वस्तुएं जैसे अपन ने घर में जो है एलईडी लगवाई, तो ऐसा तो है नहीं रोजाना हम एलईडी लगवाएंगे, एक बार ही लगवा ली। ठीक है, सोफे लगवा लिए, एक बार ही लगवा लिए। विलासिता की वस्तुएं हैं वो, जब हमें टाइम मिलेगा हम मनोरंजन के लिए हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हम बार बार थोड़ी लगवाते रहेंगे। लेकिन जैसे कि कॉलगेट हो गया, ब्रश हो गया, ठीक है, साबुन हो गया, वो अपन रेगुलर यूज की चीज़ें हैं। फ्रांस ने तो क्या किया, जो कभी कभी बार जो तो विलासिता की वस्तुएं जिन्हें गरीब आदमी खरीद ही नहीं सकता था, ठीक है, उन चीज़ों का निर्यात किया। जबकि इंग्लैंड ने क्या किया, उन चीज़ों का निर्यात किया जो रोजाना डेली यूज की जो चीज़ें हैं उनका। इस वजह से उनका जो है उपभोग क्या हो गया, बढ़ता जा रहा था। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज, इंग्लैंड का विश्वास था कि यदि उन्हें और अधिक सस्ता बनाने के साधन खोजे जाए तो बाजार उनका और बढ़ सकता है। ठीक है, इंग्लैंड का ये मानना था कि यदि उनके डेली यूज की जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो उनको और अधिक मतलब सस्ता कर दिया जाए तो उनका जो बाजार है वो क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। इसलिए इंग्लैंड उन तरीकों को अपनाने के लिए तैयार था जिनसे वस्तुओं का बड़ी मात्रा में उत्पादन संभव हो सके। इंग्लैंड उन तरीकों को अपना रहा था जिनसे वस्तुओं का क्या हो सके, बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन हो सके। अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता, जो कारीगर थे वो क्या थे, अर्धकुशल कारीगर थे, तो उनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या थी, उपलब्धता थी। जब इंग्लैंड में सामंती व्यवस्था भंग हुई, जब इंग्लैंड में जो सामंती व्यवस्था थी वो क्या हो चुकी थी, भंग हो चुकी थी। ठीक है, सामंती व्यवस्था का मतलब ये हो गया कि लोग जो हैं अब जो परंपरागत जो खेती करने के जो तरीके थे उनसे बाहर आने लगे थे, तो बड़ी संख्या में अर्धकुशल कारीगर कहाँ बसे, शहरों में आ बसे। सामंती व्यवस्था ही क्या हो गई थी,
समाप्त हो गई थी। सामंती व्यवस्था का मतलब ये था, जो बड़े बड़े जागीरदार थे वो अपनी जो जमीनें हैं किसानों को बोने के लिए देते थे, जिसके बदले में वो कर लेते थे। लेकिन अब ये व्यवस्था क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी, जिस वजह से जो किसान थे अब उन्हें रोजगार की आवश्यकता थी, तो वो रोजगार की तलाश में किधर आ गए, शहरों में आ बसे। जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई तब ये अर्धकुशल कारीगर नई मशीनों पर काम करने के लिए उपलब्ध हो गए, और जैसे ही औद्योगिक क्रांति शुरू हुई लोग बेरोजगार थे, इस वजह से लोग मशीनों पर काम करने के लिए क्या हो गए, तैयार जो है वो हो गए थे। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति व युद्ध। देखो फ्रांसीसी क्रांति किस तरह से हुई और उस वहाँ पे जो युद्ध हुआ उसका क्या प्रभाव रहा यहाँ पर, वो भी अपन जो है वो देखेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति व नेपोलियन के युद्धों ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जहाँ पे जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, ठीक है, और जो नेपोलियन के युद्धों ने और नेपोलियन के जो युद्ध हुए उनकी वजह से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास को एक बहुत बड़ा योगदान मिला। ठीक है, युद्ध के दिनों में इंग्लैंड को अपने सैनिकों व अपने साथी देशों के सैनिकों को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन के तरीकों में सुधार करने की आवश्यकता पड़ी। युद्ध के दिनों में इंग्लैंड को अपने सैनिकों व अपने साथी देशों के सैनिकों को, इंग्लैंड को क्या जरूरत पड़ी किस चीज की, कि अपने जो सैनिक थे साथ में ही अपने जो साथी देशों के सैनिक थे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उत्पादन के जो साधन थे उनमें क्या लाना पड़ा, सुधार लाना पड़ा। सुधार की जो है उनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता जो है वो महसूस हुई। अब आप समझ रहे होंगे कि सैनिकों की आवश्यकता, बहुत ज़्यादा मात्रा में सैनिक थे, साथ में ही जो सहयोगी देश थे उनकी भी बहुत बड़ी सेनाएं उनके साथ में थी। अब इतने लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति किस तरह से की जा सके, तो उनको क्या आवश्यकता महसूस हुई कि उत्पादन के साधनों में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। ठीक है, तो उन्हें ऐसी जो है आवश्यकता महसूस हुई। अब देखो इंग्लैंड के पास पूंजी की उपलब्धता भी थी। पूंजी की उपलब्धता यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा इंग्लैंड के पास बड़े बड़े कारखाने लगाने के लिए पूंजी उपलब्ध थी। यूरोप के जो अन्य देश थे उनकी अपेक्षा यूरोप के अन्य देशों के पास में पूंजी की उपलब्धता कम थी, जबकि इंग्लैंड के पास बड़े बड़े कारखाने लगाने के लिए पूंजी उपलब्ध थी। ठीक है, तत्कालीन परिस्थितियां पूंजी संग्रह तथा उसके सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल थी। वहाँ की जो परिस्थितियां थी, उस वक्त की जो परिस्थितियां थी वो इस तरह से इतनी अनुकूल थी कि जो उनके पास में पूंजी है वो उसका उपयोग पूरी तरीके से औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहित करने के लिए कर सकते थे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको कि उनके पास जो पूंजी की उपलब्धता थी वो इस तरह से थी कि वहाँ पे जो वहाँ की जो पूंजी थी वो पूंजी उन्होंने संग्रह कर रखी थी, उस पूंजी का जो है सही उपयोग वो कर सके और अपने उत्पादन के साधनों में जो है उनको लगा सके। ठीक है, तो अब इसके बाद देखो इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति। इंग्लैंड की जो आर्थिक स्थिति अच्छी होने के साथ में वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी वो भी किसके अनुरूप थी कि वहाँ पे औद्योगिक क्रांति का आसानी से जो है विकास हो सकता था। अब देखो व्यापारिक दृष्टि से इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति अच्छी थी, वहाँ की आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी, वहाँ की भौगोलिक स्थिति भी अच्छी थी। अपन बात किसकी कर रहे हैं कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत क्यों हुई उसकी अपन जो है बात कर रहे हैं। तो देखो स्थिति अच्छी थी, इंग्लैंड के चारों ओर समुद्री सीमा होने से बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित होने के कारण वह युद्ध जनित हानियों से बचा रहा और अपना औद्योगिक विकास कर सका। इंग्लैंड के चारों ओर किस तरह की सीमा थी, समुद्री सीमा होने की वजह से, इंग्लैंड के चारों ओर समुद्री सीमा होने से बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित होने के कारण, और चारों ओर उसके इंग्लैंड जो है उसके चारों ओर समुद्री सीमा है, इस वजह से उसके ऊपर आक्रमण का जो खतरा था वह बहुत ज़्यादा कम था। ठीक है, वह युद्ध जनित हानियों से क्या रहा, बचा रहा वह और अपना औद्योगिक विकास कर सका, जिस कारण वह क्या कर सका, अपना औद्योगिक जो है वो विकास कर सका। किस कारण से, समुद्री सीमा चारों ओर उसके फैली हुई थी,
ठीक है। अब समुद्री सीमा उसके चारों ओर फैली हुई थी, तो उसने अपने आप को आक्रमणों से बचाए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, युद्ध जनित हानियों से वो बचा रहा और उसने अपना जो है वो निरंतर अपना औद्योगिक जो है वो विकास करता रहा। ठीक है। उसने युद्ध की ओर जो है वो ध्यान नहीं दिया, ना ही उसके ऊपर चारों ओर से युद्ध होने का कोई डर था। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के चारों ओर जो है किस तरह की सीमा है? समुद्री सीमा है। इस कारण से इंग्लैंड में हुई कृषि क्रांति ने भी औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया। इंग्लैंड में जो कृषि क्रांति हो रही थी उसकी वजह से भी जो है इंग्लैंड का क्या हुआ? औद्योगिक जो है वो विकास हुआ। कृषि क्रांति की वजह से भी जो है यहाँ पे औद्योगिक विकास को क्या मिला? बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ावा मिला था। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखेंगे वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन। यहाँ पे इंग्लैंड में जो थे औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के साथ में ही जो वैज्ञानिक आविष्कार थे उनको भी क्या दिया गया? उनको जो है प्रोत्साहन जो है वो दिया गया। ठीक है। तो देखो इंग्लैंड यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा, इंग्लैंड जो था यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा जो है वैज्ञानिकों को राजनीति व मजहबी हस्तक्षेप से अधिक मुक्त रखता था। वैज्ञानिकों और राजनीतिकों को वह किससे दूर रखता था? मजहबी हस्तक्षेप से दूर रखता था। मजहबी हस्तक्षेप का मतलब ये हो गया कि कोई जैसे अपने यहाँ पे मजहबी कोई भी किसी के मजहब में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है। सभी एक यूनिटी के रूप में जो है यहाँ पे क्या करेंगे? कार्य करेंगे। तो उनको मजहबी हस्तक्षेप से दूर रखा सभी को। इससे बाद में देखो तथा वैज्ञानिक संस्थाओं को अधिक प्रोत्साहन देता था। और जो भी वैज्ञानिक संस्थान थे, संस्थाएं जो थी उनको क्या देता था? वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोत्साहन देता था, जिससे इंग्लैंड में वैज्ञानिक आविष्कार अधिक हुए, जिस कारण इंग्लैंड में जो है क्या हुए? वैज्ञानिक आविष्कार जो थे वो बहुत ज़्यादा हुए। ठीक है। तो ये सारे क्या थे कि इंग्लैंड में क्यों सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, उसके कारण थे ये सब। समझ में आई बेटा आपको? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, उस चीज के ये कारण थे कि इंग्लैंड में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति क्यों हुई। ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम विकास क्यों हुआ। ठीक है। आप आराम से इसमें से देख सकते हो, मैंने आपको बताया ये चैप्टर 2 नंबर का है, तो आपसे 2 नंबर में ये भी पूछ सकते हैं कि औद्योगिक क्रांतिकारी से होने वाले प्रमुख 2 परिवर्तनों के बारे में बताइए। इतना ही पूछा जाएगा। ठीक है। कि औद्योगिक क्रांति से होने वाले 2 परिवर्तनों के बारे में बताइए, या फिर 2 ऐसे कारण बताइए जिनकी वजह से इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति हुई। ठीक है। 2 ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से जो है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई? तो आप 2 कारण आराम से बता सकते हो, जैसे इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य बता सकते हो, लोहे और कोयले की खानें पास पास होना बता सकते हो आराम से। तीसरी देखो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे आपसे पूछ ले 2 नंबर का क्वेश्चन कि इंग्लैंड की जो अनुकूल भौगोलिक स्थितियां हैं, आप ये किस तरह से साबित करेंगे कि इंग्लैंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां थी वो इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति के लिए उत्तरदायी थी। ठीक है। मतलब ये था कि इंग्लैंड की जो भौगोलिक स्थिति है उसका ऐसा क्या रोल था जिसकी वजह से इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई। ठीक है। तो ये भी आपको इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। अब जो है आपके औद्योगिक क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों में हुए आविष्कार व सुधारों की अपन बात करेंगे। ठीक है। इनमें से भी देखो जिन जिन लोगों ने जिस चीज का आविष्कार किया है, तो वो आविष्कार को आपको जो है स्पेशली आपको ध्यान में रखना है कि कौन से वैज्ञानिक ने कौन से क्षेत्र में कौन सी मशीनों का जो है वो आविष्कार किया है। ठीक है बेटा। तो देखो अपन कृषि क्षेत्र की बात करें, औद्योगिक क्रांति के समय सबसे पहले कृषि क्षेत्र में सुधार हुए। ये आपको ध्यान में रखना है कि औद्योगिक क्रांति के समय सबसे पहले कृषि क्षेत्र में सुधार हुए। ये माना जाता है कि कृषि के बिना औद्योगिक क्रांति संभव नहीं थी, कि कृषि के बिना कोई भी औद्योगिक क्रांति संभव नहीं थी। ठीक है। 17वीं शताब्दी तक कृषि क्षेत्र में सामान्यतः वही विधियां उपकरण प्रयोग में लिए जाते थे जो कई शताब्दियों से लिए जा रहे थे। 17वीं शताब्दी तक आपकी बात कर रहे हैं, 17वीं शताब्दी तक की बात कर रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में सामान्यतः वही विधियां और उपकरण प्रयोग में लिए जाते थे, वही विधियां और उपकरण प्रयोग में लिए जाते थे जो कई शताब्दियों से प्रयोग में लिए जा रहे थे।
जो लंबी शताब्दियों से यहाँ पे जो है प्रयोग में लिए जा रहे थे, तो वही उपकरण और विधियां जो है यहाँ पे प्रयोग में लिए जाते थे। कृषि तकनीक में परिवर्तन नहीं होने के कारण, कृषि तकनीक में परिवर्तन नहीं होने के कारण कृषिजन्य वस्तुओं की मांग राज्य की खपत से अधिक नहीं थी। देखो, कृषि तकनीक में परिवर्तन नहीं होने के कारण, कृषि तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से कृषिजन्य वस्तुओं की जो मांग थी राज्य की खपत से अधिक नहीं थी। राज्य में जितनी वस्तुओं की खपत हो रही थी उससे ज़्यादा मांग वो जो है वो नहीं कर रहे थे, कृषि उत्पादों की मांग ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, लेकिन जब कारखाना प्रणाली का विस्तार हुआ, जब बड़े बड़े कारखाने बनने लगे, क्योंकि राज्य डिमांड इसलिए नहीं कर रहा था, क्योंकि उनसे कोई मतलब उत्पादन हो नहीं रहा था, उत्पादन के लिए कोई कारखाने नहीं थे। ठीक है, तो देखो, लेकिन जब कारखाना प्रणाली का विस्तार हो गया तो शहरों की आबादी बढ़ी, शहरों की भी क्या बढ़ी, आबादी बढ़ी, तो अधिक अन्न और कारखानों के लिए अधिक कपास की मांग बढ़ी। अधिक अन्न और कारखानों के लिए, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे ज़्यादा अन्न की आवश्यकता होगी। ठीक है, और वैसे वैसे कारखाने बढ़े तो कारखानों के लिए किस चीज़ की आवश्यकता थी, कपास की आवश्यकता थी, तो कपास की मांग बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो, अतः कृषिजन्य वस्तुओं की मांग की पूर्ति के लिए, कृषि द्वारा जन्य वस्तुओं की मांग की पूर्ति के लिए कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीकों से काम करने और कृषि उपयोगी मशीनों को बनाने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इस वजह से कृषिजन्य वस्तुओं की मांग बढ़ गई और उसकी पूर्ति करने के लिए जो है कृषिजन्य जब मांग बढ़ी, ठीक है, मांग बढ़ी तो उसकी पूर्ति करने के लिए फिर कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता महसूस हुई, वैज्ञानिक तरीकों से काम कर कि अब खेती में जो है अधिक उत्पादन के लिए कौन से तरीकों से काम किया जाए, वैज्ञानिक तरीकों से काम किया जाएगा। ठीक है, और कृषि उपयोगी जो मशीनें हैं उनका जो है निर्माण किया जाएगा ताकि कृषि में जो है कम समय में ज़्यादा उत्पादन जो है वो किया जा सके। तो इस तरह की मशीनों की जो है आवश्यकता महसूस की जाने लगी, उनका अनुभव जो है वो किया जाने लगा था। ठीक है बेटा, अब अपन जो है कृषि के क्षेत्र में जो भी परिवर्तन जो हुए उनको अपन जो है वो कल देखेंगे कि कौन कौन से जो है कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन हुए। आपको बस ये जो ध्यान में रखना है कि औद्योगिक क्रांति से होने वाले जो प्रमुख परिवर्तन है उसमें 2 परिवर्तन आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही प्रारंभ क्यों हुई, उसके 2 कारण भी जो है आपको स्पेशली ध्यान में रखने हैं, क्योंकि जो है किसी भी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है इसमें से। ठीक है बेटा, बाकी जो है जैसे अपने को जैसे देखना है कृषि के क्षेत्र में, वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में जो नए आविष्कार हुए, लौह उद्योगों में जो नए नए जो आविष्कार हो रहे थे उनके बारे में, परिवहन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में जो भी औद्योगिक क्रांति से जो परिवर्तन आए थे उनको अपन जो है कल विस्तार से देखेंगे। ओके बेटा, हैव ए गुड लक।